हेलो दोस्तों, पार्ट नंबर 2 में आपका स्वागत है। पार्ट नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। पार्ट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं 3 चैप्टर में एक साथ पढ़ा रहा हूँ। क्लियर है? विद न्यूमेरिकल हम इसको करेंगे खत्म, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज पार्ट नंबर 2। बट इससे स्टार्ट करने से पहले भी एक और चीज थी मेरे पास। आपको शायद दिक्कत, कुछ बच्चों को ना दिक्कत होती है कुछ क्वेश्चनों में, जैसे जो न्यूमेरिकल वाले चैप्टर्स होते हैं उसमें दिक्कत होती है और फिर वो बोलते हैं कि हम आपसे कैसे पूछे। तो आप ना एक काम करो, ठीक है। ये मेरी इंस्टा है, देखो आईडी है अमित_डिमरी_7, ठीक है ना। ये मेरी इंस्टा आईडी है। आप मुझे यहाँ पे आप आ सकते हो और यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो मुझे, ठीक है ना। तो जो भी आपका न्यूमेरिकल जो भी पोर्शन जो आपको समझ नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको बता दूंगा कि कैसे इसको किया जाता है, ठीक है ना। बट अगर बहुत सारे बच्चों का एक जैसा डाउट होगा तो फिर तो मैं उसके लिए वीडियो ही बना दूंगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर किसी वजह से मान लो कि आप सिर्फ एक दो बच्चों का अगर दिक्कत होता है या फिर जैसे हर बच्चे का अलग अलग दिक्कत है किसी भी टॉपिक में, तो आप यहाँ पे आके मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप इस आईडी पे आ जाइए, इस पे फॉलो कर लीजिए मुझे और यहीं पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। डन। चलो बात करते हैं अभी आई के। देखो हमने क्या पढ़ना, हमने बोलना आई के, इसने बोला है आई मतलब वाई। तो आई के शून्य यानी वाई बराबर 0 होने पर, यानी जब आपकी इनकम कुछ भी नहीं है, आपकी इनकम क्या है 0, तो उस टाइम पे उपभोग न्यूनतम स्तर पर होता रहता है। इसका मतलब उपभोग तब भी कुछ ना कुछ होता रहेगा। अतः उपभोग कभी भी शून्य नहीं हो सकता, उपभोग कभी भी शून्य नहीं हो सकता। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि उपभोग कभी भी शून्य नहीं हो सकता, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं। क्या बोला मैंने? आय के शून्य होने पर, अगर मान लो आपकी इनकम 0 है, आपकी इनकम 0 है, हमने बताया था कि y इक्वल टू सी प्लस एस होता है। और अगर इनकम आपकी 0 है, कोई बात नहीं, इनकम 0 हो जाए तो क्या होगा, आप फिर भी कुछ ना कुछ तो खाओगे। मान लो आपने किसी से 50 रुपए लेकर के क्या नाम है कंजम्पशन किया, ठीक है। तो कंजम्पशन आप तब भी करोगे, कभी भूखे थोड़े ना रहोगे यार। तो उसने बोला कंजम्पशन, मान लो आपने 50 रुपए का करा तो 50 रुपए आपने खा लिए, है ना। तो उसका मतलब उस टाइम पे सेविंग क्या होगी आपकी, बताओ। तो सेविंग आएगी यहाँ पे 0 - 50 बराबर सेविंग। तो सेविंग आ गई आपकी -50, है ना। तो जब भी आपके पास इनकम नहीं होती है, इनकम आपकी 0 होती है, तो तब भी आपकी कंजम्पशन होती रहती है, यानी कंजम्पशन आप करोगे, चाहे कम खाओ बट खाओगे जरूर, ठीक है। अतः आय के 0 होने पर उपभोग कभी भी 0 नहीं होता। ऊपर से जो बचत होती है वो ऋणात्मक हो जाती है। ऋणात्मक क्यों? क्योंकि इसका मतलब अभी आपकी सेविंग नहीं है, ऊपर से आपको किसी और को और उल्टा देना है ना। आपने लोन ले रखा है, इसका मतलब आप उल्टा और पैसा किसी और को दोगे। आप इस फॉर्म में पढ़ लो। डन। तो हमने पहला पॉइंट क्लियर कर लिया, जो कि आपको पता होना चाहिए, आय के शून्य होने पर भी आपका उपभोग शून्य नहीं होता, क्योंकि उपभोग तो कुछ ना कुछ होता रहता है उसके बावजूद भी। चलो अगला आधारभूत मनोवैज्ञानिक नियम की बात कर लेते हैं। आधारभूत मनोवैज्ञानिक नियम की बात कर लेते हैं। ये नियम ना थोड़ा एक्स्ट्रा में आपके लिए, बट पंगा कहां पे आता है कि जो पुरानी टीचर से मैंने कहा था वो पूछ लेते हैं ऐसी चीजें, तो आपको पता होना चाहिए। छोटी सी लाइन है, कुछ खास बात नहीं बोली है उसने। उसने वहां पे बोला हुआ है केन्ज के अनुसार, केन्ज इकोनॉमिस्ट थे, याद रखना, केन्स बोलते हैं इनको। उनके अनुसार जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है, यानी जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है तो उनका उपभोग व्यय भी बढ़ता है। देखो ये तो नॉर्मल सी बात है ना, अगर आपकी आय बढ़ेगी तो उपभोग तो बढ़ेगा बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, कुछ बड़ी लाइन नहीं बोली उन्होंने। परंतु आय में वृद्धि, आय में जो वृद्धि होती है, ये बोलो संपूर्ण वृद्धि। तो संपूर्ण वृद्धि यानी जितनी भी आय में वृद्धि हुई है, आप उसको पूरा पूरा उपभोग पे खर्च नहीं करते। अगर मान के चलो y इक्वल टू, मैंने c प्लस एस बताया अभी आपको, और आपकी इनकम थी, मान लो पहले आप 1000 कमाते थे, जिसमें से 600 खाते थे और 400 बचाते थे, है ना। अब मान लो आपकी इनकम 1000 से 5000 हो गई, मान लो आपकी सैलरी बढ़ गई है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप जो 5000 जो बढ़ी है, मतलब आपकी इनकम कितनी बढ़ गई, 4000 पूरी बढ़ी ना, 4000 से बढ़ गई है, तो आप पूरे 4000 यहाँ डाल दोगे क्या, सारा खाना स्टार्ट कर दोगे? नहीं यार, ऐसा नहीं होता। अगर इनकम बढ़ती भी है तो उसका फिर मतलब हम उपभोग बढ़ाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा उपभोग नहीं बढ़ाते, इनकम के बढ़ने पर उपभोग भी बढ़ता है, बट साथ में बचत भी बढ़ती है। इनकम के बढ़ने पर उपभोग तो बढ़ता है, साथ में बचत भी बढ़ती है, हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा, अगर मान लो मैं 5000 अगर मेरी इनकम हो जाती, चलो ठीक है, मैं थोड़ी अपनी कंजम्पशन बढ़ा लेता हूँ, मैं बोलूँ 3000 में खाता हूँ और 2000 बचाता हूँ, तो देखा ना, कंजम्पशन भी बढ़ रही है और आपका सेविंग भी बढ़ रहा है, यानी उपभोग भी बढ़ रहा है और बचत भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे वही बोल रहा हूं कि केन्ज के अनुसार जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है तो उनका उपभोग वह भी बढ़ता है, परंतु आय में वृद्धि यानी जो संपूर्ण वृद्धि होती है उसको पूरा पूरा उपभोग पे खर्च थोड़ी ना करेगा कि वो 4000 यहाँ पे और करके 4600 खर्च करना शुरू कर देगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो संपूर्ण वृद्धि को उपभोग पर खर्च नहीं करेगा, अर्थात इसका कुछ भाग बचत के रूप में बचा लेगा। यानी अब वृद्धि कितनी हुई थी, 4000 की वृद्धि हुई थी,
है ना, जिसमें से इन्होंने क्या करा, ये तो कितना बढ़ गया 1600, तो 1600 तो उन्होंने इसने बचत कर लिया, तो बाकी 2400 उसका मतलब इसने कंजम्पशन किया, तो 2400 अभी नहीं करें, 600 पहले से करता तो 3000 हो गए। तो मैंने क्या बोला, आय के बढ़ने पर उपभोग व्यय भी बढ़ता है और बचत भी बढ़ती है, ये याद रखना। यानी आय में जो संपूर्ण वृद्धि होती है उसको उपभोग पर खर्च नहीं किया जाता, अर्थात उसका कुछ भाग बचत के रूप में रख लिया जाता है। अर्थात इसके अनुसार वह दर जिस दर से उपभोग में वृद्धि होती है, यानी जिस रेट से उपभोग में वृद्धि हुई है, उपभोग में जो भी मान लो 10% से वृद्धि हुई है, 20% से जो भी वृद्धि हो रही है, ठीक है, वह आय में होने वाली वृद्धि से क्या होती है, कम, क्योंकि आय में तो वृद्धि ज्यादा होगी ना। आय में 400% से वृद्धि हो रही है, तो आय में जो वृद्धि होगी ना, क्या उसको सारा कंजम्पशन में खर्च करोगे, नहीं, थोड़ा कंजम्पशन में खर्च करेंगे, थोड़ा बचाएंगे भी। तो इसका मतलब आय में जो वृद्धि होगी वो हमेशा ज्यादा होगी और उपभोग में जो वृद्धि होगी वो क्या होगी, हमेशा कम होगी। क्लियर हो गया? मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, उसको मिटा देता हूं नीचे वाला पोर्शन को। तो क्या कह रहा है, पहला मैंने क्या बोला कि केंज के अनुसार जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है तो उपभोग व्यय भी बढ़ता है, बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है। नंबर 2, संपूर्ण वृद्धि जो आय में होगी उसको पूरा उपभोग पे खर्च नहीं किया जाएगा, कुछ भाग बचा भी लिया जाएगा, ये बात भी समझ में आ गया, कुछ भाग बचा भी लेंगे हम, ठीक है ना। इसके अनुसार जिस दर से उपभोग में वृद्धि होती है वो आय में होने वाली वृद्धि से क्या होती है, कम होती है, क्योंकि आय में वृद्धि हमेशा ज्यादा होगी और उपभोग में खर्चा थोड़ा कम होता है। तो जिस दर से उपभोग में वृद्धि हो रही है वो आय में होने वाली वृद्धि से क्या होगा, हमेशा कम होगा, या इसको सीधे फॉर्म में पढ़ सकते हैं, आय में होने वाली वृद्धि ज्यादा होगी और उपभोग में होने वाली वृद्धि कम होगी। समझ में आ गया? चलो इसको फटाफट से मिटा देता हूं मैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। बहुत बच्चे सोचते होंगे मैं बार बार रिपीट क्यों करता हूं, बच्चे बार बार रिपीट करने का तरीका वही है ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए सब कुछ। कुछ बच्चों को एक ही बार में समझ में आ जाता है, कुछ बच्चों को 2 बार में आता है, तो किसी को 3 बार में आता है, इसलिए बार बार मैं रिपीट करता हूं ताकि आप अगर बार बार सुनते हो तो जल्दी याद यहीं पे हो जाता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं उपभोग फलन, उपभोग प्रवृत्ति की बात करते हैं, ठीक है। और जहां जहां फॉर्मूले लिखवा रहा हूं प्लीज उन फॉर्मूले को ध्यान से रखना, क्योंकि मैं बाद में टेंशन मतलब एक पेज में दोबारा फॉर्मूले लिख दूंगा ताकि आपको एक जगह पे मिल जाए फॉर्मूले सारे, ठीक है ना। अब इनको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको देखो दोबारा जो इकोनॉमिक्स में बेसिक चीजें 11th क्लास को भी बताता हूँ, 12th क्लास को भी बार बार बताता हूँ, बीए बीकॉम सबको बताते रहता हूँ कि जब भी आए देखो आपको ये याद रखने चाहिए इकोनॉमिक्स के कुछ पॉइंट, जैसे फलन होता है, तो फलन क्या बताता है, फलन संबंध को बताता है, किसको बताता है, संबंध। आप चाहे तो फलनात्मक संबंध लिख लो या संबंध लिख लो, तो फलन जब भी आएगा तो आप संबंध की बात करते हो, रिलेशनशिप की बात करते हो, ठीक है ना। जैसे कभी भी प्रवृत्ति आए लिखा हुआ, तो प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है, परिवर्ती मतलब होता है अनुपात। हमेशा जब भी प्रवृत्ति आएगा तो आपको अनुपात जरूर लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, अनुपात जरूर लिखना चाहिए। इसका मतलब फलन आएगा तो संबंध लिखना चाहिए, प्रवृत्ति आए तो अनुपात लिखना चाहिए। आज जैसे सीमांत होता है, तो ये आए तो आप क्या लिखा करो, अतिरिक्त, ये अतिरिक्त, ठीक है ना, या फिर परिवर्तन, ये वर्ड यूज कर सकते हो आप। अगर ऐसे वर्ड यूज करते हो तो टीचर आपसे खुश रहता, हमेशा याद रखना। जैसे फलन आए तो संबंध, प्रवृत्ति आए तो अनुपात, सीमांत आए तो अतिरिक्त, या आप इसको परिवर्तन बोल सकते हो, सीमांत को अतिरिक्त या परिवर्तन बोल सकते हो, है ना। और भी आपके पास होते हैं, जैसे आपने देखा होगा चित्र वित्र आता है, ठीक है ना, तो उसका क्या नाम है, चित्र क्या बोलते हो आप, जो आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हो ना, ग्राफे दिखाते हो, वो होता है, ठीक है ना। तो इस टाइप की चीजें काफी सारे आ सकते हैं, ठीक है। अनुसूची होती है, अनुसूची टेबल की बात करता है, किसकी बात करता है, टेबल की बात करता है। तो चलो अभी हम पहले इन तीनों की बात कर लेते हैं, फलन, प्रवृत्ति और सीमांत। डन। तो देखो हमारे पास सबसे पहला है उपभोग फलन। क्या होता है, तो उपभोग फलन क्या बताता है, उपभोग फलन उपभोग तथा आय के बीच में संबंध को बताता है। उपभोग फलन क्या बताता है, उपभोग और आय के बीच में संबंध को बताता है। तो फलन मतलब संबंध, और किसके बीच में, उपभोग और आय के बीच में। समझ में आ गया। उपभोग प्रवृत्ति क्या बताएगा, ये भी सेम लगभग देखो वैसी है। उपभोग प्रवृत्ति बताएगा उपभोग और आय के बीच में अनुपात को बताएगा। उस वाले ने क्या बताया था, संबंध, इसने बता दिया अनुपात। तो उपभोग फलन बताता है उपभोग और आय के बीच में संबंध को बताता है, जबकि उपभोग प्रवृत्ति उपभोग और आय के बीच में अनुपात को बताता है। क्लियर हो गया। काफी आसान सी डेफिनेशन आपको करवा रहा हूं मैं यहाँ पे। डन। आगे इसके दो पहलू होते हैं, यानी ये दो तरह के आपको देखने को मिलेंगे। पहला मिलेगा आपको औसत उपभोग प्रवृत्ति, जिसको हम एपीसी बोलते हैं। आपको याद रखना है, ये एपीसी याद रखना। बहुत बच्चे सोच रहे नहीं करने पड़ेंगे, नहीं याद रखना पड़ेगा, एपीसी, ठीक है ना। और दूसरा होता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी एमपीसी। इसको कहते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसको कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है ना। तो ए यानी एवरेज, प्रोपेंसिटी मतलब पी, टू कंज्यूम, कंज्यूम मतलब उसके बाद कर, कंजम्पशन की बात कर रहा है, ठीक है, तो यानी सी आ जाएगा। तो एपीसी, और यहाँ पे मार्जिनल के लिए एम लगता था, एमपीसी। समझ में आ गया। अब एपीसी की बिल्कुल सेम डेफिनेशन वो लगभग वही है। औसत उपभोग प्रवृत्ति से अभिप्राय उपभोग और आय के बीच में अनुपात से है, क्योंकि प्रोपेंसिटी लग गया, प्रवृत्ति में अनुपात लिखते हैं, मैंने बताया था। तो उपभोग, औसत उपभोग प्रवृत्ति से अभिप्राय उपभोग व्यय और आय के बीच में किसी विशेष स्तर पर अनुपात से है।
जबकि अगर हम बात करें सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से अभिप्राय उपभोग में होने वाले परिवर्तन, उपभोग में होने वाले परिवर्तन, क्योंकि सीमांत आ गया तो परिवर्तन अतिरिक्त की बात करेगा, तो उपभोग में होने वाले परिवर्तन और आय में होने वाले परिवर्तन के अनुपात से। प्लीज ध्यान से देखना क्या है, यहीं पे याद करो, अभी दोबारा बोल रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। अभी भी उपभोग फलन उपभोग और आय के बीच में संबंध को बताएगा। नंबर 2 उपभोग प्रवृत्ति उपभोग और आय के बीच में अनुपात को बताएगा। क्या बताएगा? अनुपात को बताएगा। ये दो तरह के देखने को मिलेंगे, औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। औसत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग और आय के बीच में अनुपात बताएगा, जबकि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग में परिवर्तन, क्योंकि यहाँ पे सीमांत आ गया, तो उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन के अनुपात को बताएगा। जैसे अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं यहाँ पे, ये आपने लिख दिया, ये भी लिखना आपने, ठीक है ना। चलो, जैसे अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो APC का फॉर्मूला होता है C अपॉन में Y। क्या होता है? पहले एक काम करते हैं, हिंदी में लिख लेता हूं आपके लिए, अगर आपको हिंदी में चाहिए तो हिंदी में लिख लो पहले। उपभोग अपॉन में आय, ठीक है ना। आय मतलब राष्ट्रीय आय आपकी, तो इसका मतलब क्या हो गया? C अपॉन में Y। तो ये इसका फॉर्मूला होता है औसत उपभोग प्रवृत्ति का, क्या? उपभोग और आय के अनुपात को, तो C अपॉन में Y बोलते हैं। यहाँ पे MPC है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, तो उसका मैंने क्या बोला? उपभोग में परिवर्तन, उपभोग में परिवर्तन अपॉन में आय में परिवर्तन। BA BCom वाले बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, मैंने बोल दिया है, ठीक है, उनको देखना चाहिए क्योंकि उनके इसमें भी ये सब चीजें हैं। इसको क्या बोलते हैं? उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन। तो उपभोग में परिवर्तन को बोलते हैं बच्चे डेल्टा C, और इसको बोलते हैं डेल्टा Y, ठीक है। कैसे पढ़ते हैं? ये डेल्टा है, डेल्टा मतलब चेंज, तो डेल्टा C अपॉन में डेल्टा Y। समझ में आ गया? तो अगर मान लो आपको कंजम्पशन दिया हुआ है, पहले दिया था 1000, मान के चलो ऐसे, ठीक है, एग्जांपल है, फिर दिया था 1200, तो कितना चेंज आया? 1200 में से 1000 घटाओ, कितना चेंज आया यहाँ पे? 200, तो 200 यहाँ पे आ गया। ऐसे इनकम भी देखेंगे हम, मान लो कोई भी इनकम है तो इनकम को भी ऐसे घटा के देखेंगे, तो हमें सिर्फ चेंज देखना है। इस वाले में हमें चेंज देखना है, इसमें चेंज नहीं देखना है, तो सीधा C अपॉन में Y कर देना है। समझ में गया? तो ये C अपॉन में Y, ये डेल्टा C अपॉन में डेल्टा Y। कैसे लगाने फॉर्मूले वो मैं सिखाऊंगा, अभी बस आप लिख लीजिए, ठीक है ना। चलो फटाफट से लिख लो, वो डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y हो गया, ये C अपॉन में Y हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो है वो है बचत फलन। क्या होता है? तो बचत फलन मतलब संबंध, तो ये बोलेगा इससे अभिप्राय बचत और आय के बीच में संबंध से। बचत और आय के बीच में संबंध होता है हमारा बचत फलन, और उपभोग और आय के बीच में संबंध को कहते हैं उपभोग फलन। क्लियर हो गया? उसके बाद आता है बचत प्रवृत्ति। क्या आता है? बचत प्रवृत्ति आता है। बचत प्रवृत्ति क्या होता है? इसका अभिप्राय बचत और आय के बीच में अनुपात से है। तो बचत और आय का अनुपात बोलेंगे तो बचत प्रवृत्ति, और अगर मैं उपभोग और आय का अनुपात बोलूंगा तो उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है, चलो इसके भी दो पहलू होते हैं, पहला औसत बचत प्रवृत्ति, दूसरा सीमांत बचत प्रवृत्ति। औसत बचत प्रवृत्ति को APS बोलते हैं और सीमांत बचत प्रवृत्ति को MPS बोलते हैं। याद ना, सीमांत के लिए M लगाया, बचत के लिए S लग रहा है। उसमें क्या था? CC लगे थे। C क्यों लगे थे? क्योंकि C मतलब वहां पे क्या था? कंजम्पशन था, वो उपभोग की बात कर रहा था, तो वहां CC लगाते हैं, यहाँ पे SS है एंड में, देखो, है ना। चलो, औसत उपभोग प्रवृत्ति होता क्या है? औसत उपभोग प्रवृत्ति से अभिप्राय एक अर्थव्यवस्था के एक दिए हुए स्तर पर कुल बचत तथा कुल आय के बीच में अनुपात से है। यानी क्या हुआ? इसने बोला औसत बचत प्रवृत्ति से अभिप्राय कुल बचत और कुल आय के अनुपात से है, इसकी बात कर रहा है। और विशेष स्तर पर तो देखना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जो भी आपको उस टाइम पे इनकम का लेवल दिया होगा, 1000 दिया होगा तो 1000 के साथ उसका रिलेशन देखना पड़ेगा, मतलब अनुपात देखना पड़ेगा। 2000 इनकम है तो 2000 के साथ देखना पड़ेगा। तो वहां पे ये बोला हुआ है औसत बचत प्रवृत्ति से अभिप्राय, औसत बचत प्रवृत्ति से अभिप्राय एक अर्थव्यवस्था के एक दिए हुए स्तर पर कुल बचत तथा कुल आय के अनुपात से है। यानी अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो APS का फॉर्मूला क्या बन रहा है? APS बराबर बन रहा है, ठीक है सर, यहाँ पे लाइट पड़ रहा है, यहाँ लिख लीजिए आप, APS इक्वल टू हो गया बचत, बचत मतलब कुल बचत की बात कर रहा हूं, ठीक है, अपॉन में आय, यानी S अपॉन में Y, यानी सेविंग अपॉन में इनकम। ठीक है, इन दोनों का रेशियो हो गया, बोला मैंने, औसत बचत प्रवृत्ति। ठीक है, इन दोनों का अनुपात ही तो है। और यहाँ पे आ गया सीमांत। सीमांत मतलब MPS, इसका मतलब होता है बचत में परिवर्तन। क्या आएगा? बचत में परिवर्तन अपॉन में आय में परिवर्तन।
तो बचत में परिवर्तन अपॉन में आय में परिवर्तन। तो परिवर्तन को डेल्टा से दिखाते हैं, तो डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई, क्या बोलेंगे, डेल्टा एस यानी बचत में परिवर्तन अपॉन में आय में परिवर्तन डेल्टा वाई, और इसको बोलेंगे हम एस अपॉन में वाई खाली। औसत वाले में नॉर्मल है, सीमांत वाले में चेंज यानी अतिरिक्त लगता है, तो हमने ये कर दिया, ठीक है ना। तो सीमांत बचत प्रवृत्ति से अभिप्राय क्या है, बचत में होने वाले परिवर्तन यानी जो बचत में परिवर्तन हो रहा है वो, और आय में होने वाले परिवर्तन के अनुपात से है। और उस वाले में क्या था, वहां पे एमपीसी था, उसमें मैंने कहा था उपभोग में होने वाले परिवर्तन और आय में होने वाले परिवर्तन के अनुपात से है, क्लियर है। और यहाँ पे था उसमें पिछले वाले में एपीसी, उसमें लिखा था मैंने उपभोग और आय के अनुपात से, और यहाँ पे क्या बचत और आय का अनुपात है, इसलिए एपीएस है, एस लगा हुआ साथ में, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आप सबको, ठीक है, फटाफट से आता नोट डाउन कर लीजिए आप सब भी। तो आगे देखिए, हमने यहां तक पढ़ लिया। अब देखो दो, अब ये भी फॉर्मूले साथ में लिखिए। हमारा जो एपीसी है, कौन है, एपीसी प्लस एपीएस, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, दोनों ए वालों को जोड़ दूं, तो ये किसके इक्वल होते हैं बच्चे, ये 1 के इक्वल होते हैं। किसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल। तो एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1 होता है। अब आप बोलोगे ये एक हुए कैसे, कोई नहीं, अगली क्लास में जो अगला पार्ट आ रहा है उसमें मैं स्टार्टिंग में ही ये बता दूंगा कि ये एक क्यों होते हैं, ठीक है। बट ये फॉर्मूला है, आप इसे लिखिए, एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। ऐसे ही दोनों एम को यानी एमपीसी और एमपीएस को जोड़ दूं, तो ये भी क्या बनता है, एक के इक्वल आता है, यानी इसका मतलब ये एक से ज्यादा नहीं हो सकते कभी भी। क्लियर हो गया। तो एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1, ऐसी एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1, अगर ये एक से, दोनों को जोड़ के एक के बराबर ही आएगा, कभी एक से ज्यादा हो ही नहीं सकते। क्या ये इंडिविजुअली एक से ज्यादा हो सकते हैं, अगर एक से ज्यादा हुआ, मान लो सपोज करो ये 1.2 होता है, तो फिर आंसर तो एक लाना है, तो इसका मतलब ये वाला क्या होगा, ये माइनस में 0.2 होगा, फिर 0.2 घट जाएगा इससे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, जब 0.2 जैसे घटेगा तो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर कोई एक से ज्यादा होता भी है तो दूसरा माइनस में मिलेगा आपको, तो वो फिर एक ही बन जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों का सम जो है वो क्या होगा, हमेशा एक होगा। तो उसको लिख लीजिए, एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1, ऐसे ही एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू भी क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है। चलो यहाँ पे अब एक चीज देखना, हमें उपभोग, जो उपभोग फलन था उसका देखो फंक्शन ढंग से देख लेते हैं, यानी उपभोग फंक्शन को ढंग से देख लेते हैं। उपभोग फंक्शन मतलब फलन, ठीक है ना। तो उपभोग फलन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। देखो फॉर्मूला इसका क्या होता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसी के ऊपर आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। सी बराबर सी बार प्लस बी वाई, क्या होता है, सी बराबर, ठीक है ना, सी बार प्लस बी वाई। प्लीज साथ साथ में लिख लीजिए, अभी बात मानिए आप, ठीक है ना, इस तरह से आप साथ साथ में लिख लीजिए। चलो, जहां पे सी का मतलब क्या होता है, जहां पे सी बराबर, तो आपका वही उपभोग फलन हो गया, यानी उपभोग ही बोल सकते हो आप सीधे सीधे, उपभोग बोलो या उपभोग फलन बोलो, ठीक है ना। सी बार का मतलब क्या हुआ, इसको बोलते हैं स्वायत्त, क्या बोलते हैं, स्वायत्त उपभोग, स्वायत्त उपभोग या स्वतंत्र उपभोग, ठीक है ना। स्वायत्त उपभोग कब होता है, स्वायत्त उपभोग तब होता है जब आय आपकी जीरो होती है, ठीक है। जब आपकी आय जीरो होती है, उस समय जो उपभोग होता है उसे स्वायत्त उपभोग कहते हैं। यानी इनकम के जीरो होने पर जो उपभोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, स्वायत्त उपभोग कहते हैं। क्लियर है। तो आप लिखवा दूंगा चलो आपको, बट अभी लिख लो, ये स्वायत्त उपभोग कब होता है, जब y बराबर जीरो होता है। क्लियर है। ये b का मतलब क्या है, b का मतलब आपको याद रखना है, इसका मतलब होता है MPC, यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। क्या होता है, b बराबर क्या होता है, MPC, और y तो आपको पता ही है, y बराबर क्या होता है, I। तो ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। c बराबर c बार प्लस बी वाई। क्लियर है। इसको आप c बार भी बोल सकते हो, इसको आप a बार भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, c बार भी बोल सकते हो, a बार भी बोल सकते हो, तो कोई भी आप यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे भी, ठीक है। नोट डाउन करते रहिए साथ साथ में। c बार बोल लो उसे चाहे तो, या उसे a बार बोल लो, दोनों ही चल जाएंगे यहाँ पे। यहां तक हो गया आपका। तो सी बार बराबर क्या हो गया, सी बराबर क्या हो गया, सी बार प्लस बी वाई, जहां पे सी बार और ए बार एक ही बात है, कुछ भी लिख सकते हो। और इसको स्वायत्त उपभोग कहते हैं, जब आपकी इनकम जीरो होती है उस टाइम पे जो उपभोग होता है उसे स्वायत्त उपभोग कहते हैं। और बी मतलब एमपीसी होता है, वाई बराबर क्या होता है आपका आय, ये तो आपका क्लियर हो गया। ऐसे ही जैसे उपभोग फलन का बना है फॉर्मूला, ऐसे ही किसका बनता है बच्चे, बचत फलन का भी बनता है, ठीक है। इसका भी फंक्शन होता है ना बचत वाले का भी। तो बचत
फलन की अगर हम बात करते हैं, यानी एस फंक्शन की अगर हम बात करें, तो इसका फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू माइनस में एस बार, क्या होता है, माइनस में एस बार प्लस 1 माइनस बी वाई। ठीक है, टेंशन मतलब जैसे क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है ना, तो माइनस का एस बार प्लस बी वाई, जहां पे देखो मैं यहाँ पे भी समझा देता हूँ कौन क्या क्या है, यहाँ लिख दूं, जहां पे एस बराबर तो वही बचत बोल सकते हो या बचत फलन बोल दो, एस फंक्शन है ये। माइनस का एस बार की अगर हम बात करें तो माइनस का एस बार बोल लो या माइनस का ए बार बोल लो, यहाँ पे एक ही बात है। और ये कब होता है, इसको क्या बोलते हैं पहले ये देख लेते हैं, इसको बोलते हैं स्वायत्त बचत। क्या बोलते हैं, स्वायत्त बचत। ठीक है ना, अरे स्वायत्त बचत कब होती है, जब आपकी आय क्या होती है, जीरो। तो आय के जीरो होने पर जो उपभोग होता है उसे स्वायत्त उपभोग कहते हैं, आय के जीरो होने पर जो बचत होती है उसको स्वायत्त बचत कहते हैं। क्लियर हो गया। उसके अलावा क्या बचा हमारा, 1 माइनस बी को बोलते हैं बच्चे एमपीएस। क्या बोलते हैं, एमपीएस बोलते हैं। और वाई को क्या बोलते हैं बच्चे, आई बोलते हैं। आप बोलेंगे कैसे, मैंने कहा देखो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। अब मैंने एमपीसी की वैल्यू क्या बताई थी आपको, बी। क्या बताई थी, बी बताई थी। तो एमपीएस की वैल्यू क्या निकल जाएगी, देखो बी वहां जाके माइनस हो गया तो 1 माइनस बी, तो वही तो लिखा मैंने इस 1 माइनस बी को, किसको, ये 1 माइनस बी को क्या बोल दिया मैंने, एमपीएस ही तो बोला है। ठीक है ना, हर चीज तरीके से सॉल्व हुई है इस चैप्टर में, याद रखना कोई भी रट्टाफिकेशन नहीं है। ठीक है ना, तो मैंने क्या बोला, 1 माइनस बी जो है ये मेरा एमपीएस हो गया, क्योंकि एस वाले में एस पढ़ेंगे और जो सिर्फ बी था उस वाले केस में तो बी मतलब एमपीसी। ठीक है ना, चलो, क्योंकि वहां सी का फंक्शन था एमपीसी, यहाँ पे एमपीएस हो गया। डन, सब कुछ समझ में आ रहा है, डन। अब ये आप बोलोगे ये माइनस क्यों लगा यहाँ पे, ये भी बता दो थोड़ा सा, तो ये भी बता देते हैं, यहीं पे बता देते हैं साइड में। देखो मैंने आपको कहा था y इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, c प्लस एस होता है। अब इनकम जीरो है मान के चलो, और आप फिर भी अगर 50 रुपए का कंजम्पशन कर रहे हो, ठीक है ना, तो सेविंग कितना आएगा, सेविंग आएगी बेटा माइनस का 50 आएगी, क्योंकि वहां जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस का 50 रह जाएगा आंसर। इसका मतलब आय के शून्य होने पर, किसके, आय के शून्य होने पर जो उपभोग करते हो, ये उपभोग, तो इसे स्वायत्त उपभोग कहते हैं। और आय के शून्य होने पर जो बचत हुई, यानी बचत तो नेगेटिव होती है ना उस टाइम पे, तो इसलिए नेगेटिव लिखा जाता है, क्योंकि शून्य स्तर की बात कर रहे होता है ये वाला पोर्शन, तो नेगेटिव में रहेगा हमेशा। और उस वाले में क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि उपभोग तो पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, बट आपका जो है सेविंग जो है वो नेगेटिव जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन रहता है इसके साथ। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे नेगेटिव का S50 आ गया, समझ में आ गया। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए। एक काम करते हैं, तब पार्ट नंबर 3 में आपको मिलेंगे, आपसे मिलेंगे, और उसमें कुछ क्वेश्चंस भी हो सके तो करना स्टार्ट करेंगे, या फिर थ्योरी है तो थ्योरी पहले खत्म करेंगे। क्लियर है, जो भी बनेगा कल ही कल समझेंगे, क्योंकि नोट्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बस बनाने पड़ते हैं आपके लिए। डन, चलो तो फिर मिलते हैं पार्ट नंबर 3 में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।